क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको लगातार मिल रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसलिए इसको एनसीईआरटी को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये जो लेसन है, ये जो है लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 नंबर का लेसन है, जिसमें वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना के बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर इसको अच्छे से देखिएगा, और ये जलवायु टॉपिक के अंतर्गत इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। और इस एनसीईआरटी में एक एक चीज चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 ज्योग्राफी की यूनिट 4 नंबर है, और उसका नाम है जलवायु। हम इसमें जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु किसे कहते हैं। और इसमें हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सूर्यातप किसे कहते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तापमान क्या होता है, क्षैतिज तापमान क्या होता है, ये पूरा डिटेल में। वायुदाब क्या होता है उसको पढ़ेंगे। पवन कितने प्रकार की होती है वो पढ़ना है हमें। वर्षा, वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, कौन विश्व में वर्षा कैसे होती है, भारत में कैसे वर्षा होती है। और विश्व की जलवायु को पढ़ेंगे। विश्व की जलवायु में खासकर कोपेन की जलवायु के बारे में, और जो है जलवायु परिवर्तन क्या होता है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसको पढ़ना है। हम लोग शुरू करते हैं आगे। पहला यूनिट का पहला चैप्टर जो है, इसमें है चैप्टर नंबर 8, वायुमंडल का संगठन और संरचना। वायुमंडल का संगठन, हमारा वायुमंडल कैसे बना है और उसकी संरचना कैसी है। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो संगठन हो गया, और जो वायुमंडल कई लेयर में पाया जाता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल जो है, इसको हम कहते हैं संरचना। तो याद रखना दो चीजें हैं कि वायुमंडल का संगठन गैसों का बना होता है, उसे कहते हैं, और जो उसकी बनावट है उसको हम संरचना कहते हैं। तो हमें वायुमंडल का संगठन और संरचना हमें दोनों इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लिखा है कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कोई भी प्राणी जो है जीवित नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी है सांस। और सांस कहाँ से आती है, तो वो वायुमंडल, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उससे। तो लिखा है जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव होगा। मतलब ये कहने मतलब है कि अगर हम भोजन न मिले, पानी न मिले, तो कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर सांस नहीं मिल रही है किसी को, तो वो जो है बहुत जल्दी ही वो नष्ट हो सकता है, और जो है जीवित नहीं बचेगा। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल गैसों का क्या है, मिश्रण है या कुछ और है। तो ये मिश्रण है, और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है भोजन के रूप में नहीं करते, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए ऑक्सीजन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। आगे लिखा है कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है, और तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है। तो जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो है हवा, वो क्या कहते हैं, गैसों की मात्रा कम होती चली जाएगी। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है, तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हमें यह महसूस कर सकते हैं, तभी हमें यह महसूस होती है। याद रखना, वायु किसे कहते हैं और पवन किसे कहते हैं और हवा किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो वायु स्थिर होती है, और जब तापमान के कारण वायु में मूवमेंट होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम पवन कहते हैं। तो वायु में गति को पवन कहते हैं, और पवन को स्थानीय भाषा में हवा कहते हैं। तो पवन वायु में अंतर होता है, ये बात को याद रखना है, ठीक है।
अब हम लोग वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल हमारा मतलब जो बना है वो किन संगठन से बना है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम गैसों की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। तो हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाया जाता है और धूल कण पाया जाता है। बिना धूल कण के जो है वायुमंडल में कई गतिविधियां नहीं होंगी। जैसे बादलों का निर्माण बिना धूल कणों के होता ही नहीं है, इसलिए याद रखना है कि धूल कण जो है हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा माना जाता है। सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का वितरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक जाएं जिससे ऑक्सीजन हमारे लिए बना रहे। तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं और जलवाष्प पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको अच्छे से नोट करना है क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो 90 और 120 किलोमीटर हो गया। हमारे वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी ये हो गया, पृथ्वी के ऊपर ये पूरा वायुमंडल हो गया, ये पूरा वायुमंडल हो गया और सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से में प्रवेश करती हैं तो लघु तरंगों में ये कहाँ पहुंचती हैं, पृथ्वी पर। और हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, ये हमारे पृथ्वी को गर्म करता है। कैसे? तो जब सूर्य किरणें आती है तो लघु तरंगों में आती हैं तो इसको रोक नहीं पाता है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो ये है CO2 की है। लेकिन जब ये पार्थिव विकिरण मतलब जब सूर्य किरणें दीर्घ जो है तरंगों में जाती हैं तो इसको ये रोक लेता है। कौन रोक लेता है? CO2 की लेयर इसको रोक लेती है और यहीं से पृथ्वी हमारी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है, तभी जीवन संभव हो पाया है। लेकिन अगर 0.03% से अधिक CO2 हमारे वायुमंडल में हो जाएगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी पृथ्वी तेजी से गर्म होगी, तो हमारे जो हिमालय जैसे ग्लेशियर वो पिघल जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा जिससे द्वीप और तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, लिखा है क्योंकि यह सौरमंडल के विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो ये क्या करता है, सौरमंडल में सूर्य की किरणों से सीधे चला आता है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब कौन हो गया, CO2 हो गया। तो ये वापस जाने नहीं देगा, उसी से हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। आगे लिखा हुआ है यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के जलाने से CO2 लगातार निकल रहा है जिससे उसका आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अन्य गैसों का आयतन क्या है, जो है आयतन उनका स्थिर है अन्य गैसों का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं। आगे लिखा है इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोक देता है। आप इस मैप पे देखिएगा, इस मैप पे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ओजोन पर जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको रोक करके और एक तरह से क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, जिससे जो है वो जो हानिकारक गैसें वो किरणें होती है वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान नहीं होता। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन गैस करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब हम बात जलवाष्प की करेंगे, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है। तो लिखा है जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ
घटती जाती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटेंस बना करके कि क्या जलवाष्प ऊंचाई के साथ बढ़ने पर घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। ठीक है, आगे लिखा है गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था एक बार कि जो है जो जलवाष्प होता है वो जो है उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जो है कटिबंधीय क्षेत्रों में कितना परसेंट होता है? तो 4% होता है। जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां हवा क्या होती है? ठंडी होती है, इसलिए वहां जलवाष्प कम होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यही क्वेश्चन आपसे आईएएस में पूछा भी गया था कि जो है कि क्या जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तापमान ज्यादा होता है विषुवत रेखा पर। जब विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो पोल है, पोलों पर क्या होता है? तापमान कम होता है, तो वहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। तो यही सेंटेंस को यहाँ पूछा गया है। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का यह लाभ है कि हर लाइन में हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। आगे लिखा है यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। ठीक है, जलवाष्प क्या होता है? एक कंबल की तरह काम करता है जो पृथ्वी को गर्म करने में मदद करता है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। कौन? जलवाष्प। जलवाष्प वायु को स्थिर तथा और अस्थिर होने में भी योगदान देता है। अगर जो है वायु अगर मान लो बहुत ठंडी है तो स्थिर रहेगी, और जलवाष्प अगर ज्यादा गर्म हो गया तो वायु गर्म हो जाएगी, तो वो अस्थिर हो जाएगी, तो उसे हम पवन कह देते हैं। ठीक है, तो वायु की ही गति को हम पवन कहते हैं। धूलकण। धूलकण हमारे वायुमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बादलों का निर्माण, कोहरे का निर्माण किससे होता है? धूल कणों से होता है। और सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं वो धूल कणों के सहारे ही पहुंचती हैं। तो धूल कण क्या करते हैं? पृथ्वी तक सूर्य की किरणों को लाने में मदद करते हैं। तो धूल कण हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक हैं, जो वायुमंडल में वायु प्रदूषण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाने भी जाते हैं। इनके स्रोत क्या होते हैं? कहाँ से धूल कण आते हैं? हम इस चैप्टर को जब आगे पढ़ेंगे अभी तो और समझ में आएगा। लिखा है धूल कण वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को ही रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, तो धूल कण का पहला स्रोत क्या हो गया? समुद्री नमक के टुकड़े, महीन मिट्टी के टुकड़े, धुएं की कालिमा, राख, पराग कण जो होता है, पराग जो होते हैं, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जो धूल कण पाया जाता है उसके स्रोत क्या क्या है? तो यही स्रोत आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। याद रखना, धूल कण हमेशा ऊपर भाग नहीं पाए जाते, निचले भाग में होते हैं। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। तो जो पवनें चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं, ये क्या कहते हैं? धूल कणों को और ऊंचाई पर ले जाती हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखा हवा के कारण होता है। तो याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धूल कण सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में ये ज्यादा पाए जाते हैं, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। अब यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी पर धूल कण सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, अच्छे के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है। तो धूल कण याद रखना कि पोल पर और विषुवत रेखा पे कम होते हैं, लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पे धूल कण ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं होती है। तो ठंडी हवाएं क्या करती है? धूल को नीचे की ओर दबाने का काम करती हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर के मेघों का निर्माण करते हैं। तो बादल का निर्माण कौन करता है? धूल कण ही करते हैं। मान लीजिए धूल कण है तो धूल कण के चारों तरफ जो है जलवाष्प आकर के जमा हो जाता है और वही बड़ा धीरे धीरे बादल का रूप ले लेता है। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो धूल कणों के द्वारा होता है और जलवाष्प की मदद से होता है। ये आपको याद रखना, यही से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आगे लिखा है वायुमंडल की संरचना। अब हम वायुमंडल की अगर संरचना की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है, इसको अच्छे से हमें देखने की जरूरत है। जैसे
हमारे वायुमंडल में अस्थायी गैसें कौन सी है? पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78.8% है। दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन है, आपका 20.95% है। 3 नंबर पे आर्गन है। लोगों को लगता है 3 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नहीं, 3 नंबर पे आर्गन होगा और वो 0.93% है। और नंबर 4 पर है जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.36% है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे क्रम से पूछे जाएंगे कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनका क्रम आपको बताइए, घटते से बढ़ते क्रम में। तो 5 को कम से कम आपको अच्छे से याद रखना है। तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियान। इसके अलावा कौन सी गैस होती है? तो हीलियम भी होता है, क्रेप्टो भी होता है, जेनन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ये सब गैसें कहाँ होती है? हमारे वायुमंडल में, लेकिन सबकी मात्रा बाकी और कम होती है। सबसे अधिक मात्रा इन्हीं 5 की होती है। तो आपको इनको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे यहां दिया हुआ है वायुमंडल की संरचना। अब हम वायुमंडल की संरचना की बात करें तो हमारा वायुमंडल कई परतों में बना हुआ है। आप इस मैप के थ्रू यहाँ पे हम समझा सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, पहले इसको समझा देते हैं। और यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं एक मैप, यहाँ पे दूसरा मैप बना हुआ है। ठीक है, आप दोनों देख सकते हैं। पहला मैप जो यहाँ बना हुआ है, जो इस एनसीईआरटी का है, देखिए तापमान को दिखाया गया है। नीचे देखिए तो यहाँ पे तापमान प्लस में है, यहाँ तापमान माइनस में है। ठीक है, ये पहला मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल और ये क्षोभ सीमा है, फिर इसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे तापमान में कमी होती जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे तापमान में कमी को दिखाया गया है। इसके बाद समताप मंडल में तापमान बिल्कुल समान होता है, इसलिए इसको हम समान ताप कहते हैं, मंडल कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। और फिर इसके बाद मध्य मंडल में तापमान अचानक फिर क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। इसके बाद फिर हम जब वायुमंडल में जाते हैं तो तापमान अचानक क्या होगा? बढ़ जाता है। तो हर मंडल में तापमान घटता है और बढ़ता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, मौसम की सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये होती है कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। और याद रखना, समताप मंडल में ही सारे जो है जेट विमान उड़ते हैं। आप इस दूसरे मैप देख सकते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो आने जाने का मार्ग बिल्कुल साफ होता है। अब हम लोग वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। तो लिखा है वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तो याद रखना, जितने मंडल हमने आपको बताया ये सब में घनत्व अलग अलग होता है और उनके तापमान भी अलग अलग होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। याद रखना, क्षोभ मंडल में घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घनत्व घटता जाता है। तो वायुमंडल में घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, फिर समताप मंडल में। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे घनत्व में कमी आ जाएगी और तापमान घटता बढ़ता दोनों है। लेकिन तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न शास्त्रों में बांटा गया है। तो ये तापमान के आधार पर बांटा गया है। जैसे कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इतने मंडल में बांटा गया है। किसको? तो ये हमारा जो है वायुमंडल की संरचना के लिए किया गया है। आगे लिखा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है। इसकी ऊंचाई जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के होता है। अभी कुछ समझ लेना कैसे। यहाँ मैप आप देख सकते हैं, एक मैप भी बना हुआ है और दूसरा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और ये देखिए ऐसे होती है। वहाँ मैप बना हुआ है। तो यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, लगभग 18 है। लेकिन यहाँ पोल पे ऊंचाई क्या हो जाती है? थोड़ा सा कम हो जाती है। कितना हो जाती है? 8 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन औसत कितना होगा? तो औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर की है, ये बताया गया है इसमें। तो 3 चीजें इसमें याद रखना है, औसत ऊंचाई और ध्रुवों पे कितना है और विषुवत रेखा पर कितनी ऊंचाई होती है, ये याद रखना है। 13, 8 और 18 किलोमीटर की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ऊंचाई तक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। अभी मैंने आपको बताया लगभग 18 किलोमीटर की होती है। क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। मतलब यहाँ ऊंचाई तक वायु पाई जाती है, इसलिए इस शास्त्र में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी शास्त्र में होता है। तो जलवाष्प भी इसी मंडल में पाए जाते हैं और धूलकण भी। तो मौसम की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं।
आगे लिखा है मौसम में परिवर्तन इसी शास्त्र में होता है। इस शास्त्र में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड घटता जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जामों में आ चुका है कि कितनी ऊंचाई पे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, तो 165। कहाँ पर? सौरमंडल में। जैविक क्रिया क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मंडल होता है, जो है स्तर होता है। आगे लिखा है सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला को भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। अभी मैंने इसको आपको दिखाया भी था, आप ये देख सकते हैं, ये क्षोभ सीमा हो गया, ये समताप मंडल, और ये जो है आपका क्या हो गया? सौरमंडल हो गया। आगे लिखा है जो है भाग कहलाते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर सौरमंडल सीमा में हवा का तापमान -180 सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -145 होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, और समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से हमें बचाती है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। लिखा है आगे मध्य मंडल। तो मध्य मंडल कहाँ पर है? तो ये हो गया आपका मध्य मंडल। तो लिखा है मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। यह शास्त्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। देखो तापमान में कमी होती जा रही है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक पहुंचकर यह माइनस जो है 100 सेंटीग्रेड से नीचे का भी तापमान पहुंच जाता है। आगे लिखा है मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, और आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से लेकर के जो है 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। अब यही याद रखना कि जो मध्य मंडल होता है इसी में उल्का पिंड जलते भी हैं। आगे लिखा है इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस शास्त्र के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ भी तापमान में वृद्धि हो जाती है। पर इसको हम समझा देते हैं, ये रेडियो तरंगों के माध्यम से। तो याद ध्यान दीजिएगा इस मैप पे, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल को ही हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। तो जब सूर्य ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ से जब रेडियो तरंगे जाती हैं तो इसी मंडल में जाकर के वापस आ जाती हैं। इसीलिए इसी मंडल में सैटेलाइट लगाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि सैटेलाइट किस मंडल में लगते हैं, तो आयन मंडल में लगते हैं, और यहाँ से तरंगे जाती हैं, और चूंकि यहाँ से वापस आ जाती हैं तो इसीलिए संचार व्यवस्था के लिए इसी मंडल में क्या लगा दिया गया है? सैटेलाइट लगा दिया गया है, जिससे जो है संचार व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आगे लिखा है पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस शास्त्र द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी शास्त्र जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा शास्त्र है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि वहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ लिखा है यहीं से जो है तापमान में तेजी से वृद्धि होती है 400 किलोमीटर के बाद, और बहिर्मंडल के बाद ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ तापमान तेजी से बढ़ जाता है। आगे लिखा है इस शास्त्र में मौजूद सभी घटक विरल होते हैं, ऊपर वाले में, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी शास्त्र हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो शास्त्रों का ही अध्ययन करते हैं, जो सबसे नीचे हैं समताप और सौरमंडल। मौसम और जलवायु के तत्व क्या होते हैं? तो तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि चाहे वह मौसम हो और चाहे जलवायु हो, दोनों में अंतर क्या होता है? तो मौसम जो होता है अल्पकाल के लिए होता है, और जो जलवायु होता है वो दीर्घकाल के लिए होता है। तो आप पूछा जाएगा कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन होते हैं? तो तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण, ये सब तापमान के क्या होते हैं? मौसम और जलवायु के जो है तत्व होते हैं। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में हम आगे 9, 10 और 11 की जो है चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। यहाँ पे बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको याद रखिएगा कि हर मंडल की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ विशेषताओं को एक बार हम चर्चा दोबारा कर देते हैं। क्षोभ मंडल
आप इस मैप पे भी देखते रहिएगा कि क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती है, सारे बादल इसी में पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है वहां पे। दूसरा है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं ओजोन परत, और इसी मंडल में सारे वायुयान उड़ते हैं और इसी मंडल में सुपरसोनिक विमान भी उड़ते हैं। इसके बाद जो मध्य मंडल होता है, इसी में उल्का पिंड जल जाते हैं, याद रखना है। और वायुमंडल को जो होता है, इसी को आयन मंडल कहते हैं, और इसी में सैटेलाइट लगाए जाते हैं, जिससे जो है रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से जाती हैं इसी मंडल से वापस आ जाती हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे सैटेलाइट लगाया गया है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है मौजूद है? तो नाइट्रोजन है। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो कौन है? क्षोभ मंडल है। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ये धूल कणों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है समाप्त हो जाती है? तो 120 किलोमीटर पे। अगला क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पार्थिव विकिरण के लिए क्या होती है? अपारदर्शी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायुमंडल में सीधे चली आती है, लेकिन वापस जाने में इसको प्रॉब्लम होता है। तो जब वह पृथ्वी से गैस वापस जाती है तो इसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, और जब ये आती है सूर्य से तो इसको हम सौर विकिरण कहते हैं। ये बात याद रखना। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ कि पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर आप देखिएगा ये सूरज है। तो सूर्य की जब किरणें आती हैं लघु तरंगों में तो इसको हम कहते हैं सौर विकिरण कहते हैं, लेकिन जब ये वापस दोबारा जाने लगती है तापमान तो इसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये जो है वायुमंडल, ये जो ऊपरी परत में CO2 पाई जाती है, जिसको वापस कर देती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है और हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। तो इस बात को याद रखना, ये लाइन को याद रखना है कि पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसको पूरे चैप्टर मैंने जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है। कोई अगर क्वेश्चन कहीं कोई पॉइंट में डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।